नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड में एसएसटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एसएसटी चॉइस किया है एलटी ग्रेड में, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। उसमें से हम अभी जो चर्चा करेंगे वो हिस्ट्री मेन पर करेंगे और हिस्ट्री मेंस पर किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे हम आपको प्री और मेंस दोनों जो है तैयारी कराएंगे। और ऐसे प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको प्री भी और मेंस भी दोनों साथ साथ तैयारी होगी। पहले कुछ प्री की तैयारी जो एसएसटी हिस्ट्री लिए हुए हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसका एक मंत्री था विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त ने किया था, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था चाणक्य। और इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसी चाणक्य ने लिखा है, विष्णुगुप्त ने लिखा हुआ है। इसी की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका बेटा था बिंदुसार और इसका बेटा था सम्राट अशोक। इसके बाद परवर्ती काल में आ जाएंगे। लास्ट इसका शासक होगा बृहद्रथ, जिसका सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग मार करके एक नए वंश की स्थापना करेगा, शुंग वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग जानते हैं। यह किसकी सहायता से किया था? चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। इसने एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी हुई है। अगर सबसे बड़ा साम्राज्य अभी तक देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के स्वतंत्र भारत आज 2025 तक, तो सबसे बड़ा साम्राज्य इसी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। पूरा उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक इसका शासन था। पूरा उत्तर भारत से लेकर के अगर ऐसे देखा जाए तो आज का पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर ईरान और इधर इराक, इनकी सीमाएं इधर लगती थी। इनकी सीमाएं यहां तक लगती थी। और इधर जो है आपका कर्नाटक के बेलगोला से इनका अभिलेख मिला है। इधर जो है असम। तो सबसे बड़ा साम्राज्य इसी चंद्रगुप्त मौर्य का था, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी का नहीं हुआ। तो इतने बड़े साम्राज्य पर जब इसका बेटा हुआ बिंदुसार और उसका बेटा हुआ अशोक, अशोक ने क्या किया कि एक युद्ध लड़ा था जिसे हम कहते हैं कलिंगा का युद्ध। कलिंगा कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। कलिंग जो है कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। और एक ही युद्ध हुआ था, कलिंगा का युद्ध। कलिंग का युद्ध उड़ीसा में। इतने नरसंहार हुआ कि सम्राट अशोक ने अस्त्र शस्त्र रख दिया और एक नए पथ पर चला, जिसे हम कहते हैं धम्मा अशोक। अशोक ने एक नई जो है क्रांति लाई, जिसे हम कहते हैं यह धर्म की ओर चल गया और धम्मा अशोक कहलाने लगा। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला सम्राट अशोक, जिसने
सांची का स्तूप बनाया और सारनाथ में भी एक स्तूप बनवाया हुआ बौद्ध के नाम से। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का ये पुजारी था अशोक। अशोक जो है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का पुजारी था, हीनयान शाखा का पुजारी था, बौद्ध धर्म हीनयान शाखा का पुजारी था। तो इन्होंने क्या किया, उड़ीसा कलिंग के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा, अस्त्र शस्त्र रख दिया और एक नए धर्म की ओर उन्होंने स्वीकार किया, इसे बौद्ध धर्म कहते हैं और धम्मा अशोक के नाम से जाना गया। इसने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका में भी भेजा था, इसे सिंगली द्वीप कहते थे, इसका नाम था सिंगली द्वीप। और इसी सिंगली द्वीप पर सम्राट अशोक ने अपने बेटे और बेटी को प्रचार बुद्ध के प्रचार के लिए भेजा था। इसने एक नई और नीति डाली। पहली बार भारत के इतिहास में यह हुआ कि अशोक ने अपने आदेश को पिलर पर लिखवाना शुरू किया। सबसे पहले अशोक ने अपना आदेश जो है इस तरह से पिलर पर लिखवाना शुरू हुआ। ये पत्थर के पिलर थे, ये पत्थर के पिलर थे और इसी पिलर पर उन्होंने अपना आदेश लिखवाया। अशोक ने आदेश लिखा था अपना और इसीलिए कहेंगे अभिलेख, इसका नाम है अभिलेख। तो अभिलेखों के माध्यम से अपने जो राजा था अपने आदेश को प्रचार करवाया। कई जगह से इसके जो है अभिलेख मिले हुए हैं। उस कुछ अभिलेख में यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। देखो संस्कृत भाषा ये बहुत बाद आई है। अशोक के बाद जो आएगा पुष्यमित्र शुंग, उसमें मनुस्मृति लिखा जाएगा। इसके बाद आएगा गुप्त काल जब आएगा तब जो भाषा संस्कृत की शुरुआत होगी, ब्राह्मणी, देवनागरिक और तमिल। तो संस्कृत से इसे देवनागरिक, देवनागरिक से हिंदी। तो संस्कृत भाषा में वो लिखाया नहीं था। देवनागरिक जो है इसके बाद आएगा। तमिल भाषा भी आज की भाषा है। कौन सी भाषा मिलेगी आपको? ब्राह्मणी भाषा में इसने लिखवाया था। इसने अपना अधिकतर अभिलेख, मैक्सिमम अभिलेख किसमें लिखवाया था? ब्राह्मणी भाषा में लिखवाया था। लेकिन इसके दो अभिलेख अभी मिले हुए हैं, सहवाजगढ़ी और मनसेहरा। इसके दो अभिलेख मिले हुए हैं, सहवाजगढ़ी और मनसेहरा। ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। दो अशोक के दो अभिलेख सहवाजगढ़ी और मनसेहरा जो ईरान और इराक के पास से मिले हुए हैं, वो किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। सहवाजगढ़ी और मनसेहरा ये बोलन दर्रे के पास में है, ईरान और इराक के पास उधर है। और ये दोनों जो है, जो इनके अभिलेख है अशोक के, किस भाषा में लिखे गए हैं ये दोनों? ये भाषा जो लिखी गई है उस भाषा को कहते हैं खरोष्ठी भाषा। इसे बुस्तन फेदन प्रणाली भी कहते हैं। बुस्तन फेदन प्रणाली द्वारा लिखा गया है। खरोष्ठी भाषा वो भाषा थी जो इधर दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती। खरोष्ठी भाषा इधर से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं फिर दाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है उस तरह की भाषा को खरोष्ठी भाषा कहते हैं। तो खरोष्ठी भाषा हमेशा राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे खरोष्ठी भाषा लिखी जाती थी। तो दो जो है उसके इसमें है अरमाइक लिपि। दो भाषाएं और हैं, एक है तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वर्तमान, और एक है लमगान। ये तक्षशिला और लमगान जो किस भाषा में लिखा गया है? अरमाइक लिपि में लिखी गई है। अन्य अभिलेख सर एक कुना द्विभाषीय अरमाइक और ग्रीक दोनों भाषा में लिखा गया है। अशोक के जो अभिलेख है मैक्सिमम जो है किस भाषा में है? वो ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन
इसमें दो अभिलेख जो है सहवाजगढ़ी और मनसेहरा खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, जबकि तक्षशिला और लमगान से अरमाइक लिपि में। और अन्य अभिलेख सर एक कुना कहते हैं, ये भी आपका टीजीटी एलटी ग्रेड पे क्वेश्चन पूछेगा। सर ये कोना यानी द्विभाषीय अभिलेख है, अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिखी गई है। तो इसका जो आंसर आपको मिला वो ब्राह्मणी लिपि मिला हुआ है। तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग फिर दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए एक आवश्यकता थी। जब दक्षिण भारत में पल्लव का शासन था तमिलनाडु में, उस समय यहां पे तमिलनाडु है, यहां तमिलनाडु पर पहले पल्लव थे, फिर चोल वंश आए, चोलों में बहुत प्रतापी शासक थे जिन्होंने सिंचाई की व्यवस्था की, झील बनवाए, चाहे राजराज प्रथम हो चाहे राजेंद्र प्रथम हो, और तालाब बनवाए, गंगईकोंड चोलपुरम। तो पल्लव से लेकर चोलों तक, खास तौर से चोल में जहां स्थानीय प्रशासन का विकास हुआ, चोलों के शासन में स्थानीय प्रशासन का विकास हुआ। इसमें कृषि की जोर दिया गया और यह कृषि के लिए जरूरी था कि हम सिंचाई व्यवस्था लागू करें। पानी रहेगा, भूमि सिंचित होगी, तभी हम खेती कर सकते हैं, फिर उससे लगान लेंगे। तो भारत में जो तमिलनाडु में व्यवस्था थी, 5वीं और 6ठी शताब्दी तमिलनाडु में क्या हुआ था, बड़े स्तर पर खेती करने की आवश्यकता थी, और जिन आवश्यकता के लिए यह जरूरी था कि जल का निर्माण किया जाए, चाहे वो तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे नदी हो, सभी को सिंचाई की उपलब्धता किया जाए। इसी समय बड़े बड़े बांध बनाए गए उसमें दक्षिण भारत में। तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया है, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण सही होगा। भूमि का वनारोपण किया जाए, वनारोपण की बात नहीं किया क्योंकि वहां पे पथरीली भूमि है, पहाड़ ज्यादा है, इसलिए वन रोपण नहीं किया गया। घास स्थलों को हटाया जाना यह भी नहीं है। अधिकारियों को कर का भुगतान किया जाना यह भी नहीं है। सिंचाई के लिए तटबंधों का आविष्कार करना ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जहां पे 5वीं और 6ठी शताब्दी तमिलनाडु की बात करता है। ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, और इसी स्टैंडर्ड पर अगर आप तैयारी करेंगे, टीजीटी आपको 100% क्लियर हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एलटी ग्रेड टीजीटी एसएसटी की क्लास चल रही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को प्री और मेंस, इसके बाद प्रत्येक क्लास आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, और आपका सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण सबसे अच्छी व्याख्या करता है? यह हड़प्पा कालीन व्यवस्था है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की व्यवस्था है। हड़प्पा के समय जो है, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और आज नया नाम इसका निकल गया है सिंधु सरस्वती, इसका नाम नया निकला हुआ है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता पूछे तो इसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में जो है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो प्री जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करता है। थोड़ा सा अच्छा, हड़प्पा में प्री हड़प्पा माने प्रारंभिक हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा ये कहां थे? गांव में लोग रहते थे,
और क्या करते थे? कृषि करते थे। इसके बाद हड़प्पा से प्री हड़प्पा कहते हैं, इसके बाद आया हड़प्पा और इसके बाद आया पोस्ट हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा। ये 3 प्रकार के हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। यहां पे लोग खेती करते थे, कृषि करते थे, गांव में रहते थे, लेकिन जो है नदियों के किनारे रहते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ? इनमें विकास हुआ। इनमें क्या किया? पहले तो इन लोगों ने व्यापार किया, यहां से यहां पर विकास हुआ, नदियों के किनारे बसे। यहां लोग क्या करते थे? प्री हड़प्पा सभ्यता में लोग पत्थर के औजार बनाते थे, जहां पर पत्थर थे वहां पर रहते थे। लेकिन पोस्ट हड़प्पन में क्या हुआ? इस जो औजार इनके बने वो हल्के औजार बनाने लगे। इनसे यहां में विस्तार यह हुआ कि हल्के औजार बनाने लगे। इन्होंने व्यापार करना शुरू करा, पैसा आया तो इनका नगरीकरण शुरू हुआ। अच्छे नगरीकरण की व्यवस्था मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक प्रथा थी। प्रथा यह थी कि जो मर गया उसे अगले जन्म के बारे में ये विश्वास रखते थे कि जो मर गया है वो अगले जन्म में फिर जन्मा होगा। जैसे आज हिंदुओं में होता है कि जो आदमी मर जाता है उसे कहते हैं कि यह अगले जन्म में कुछ जो है बन गया होगा, कोई ना कोई जीव जंतु बना होगा। इसी को इन्होंने ध्यान में रखते हुए हड़प्पा सभ्यता क्या करते थे कि उनके साथ मृतकों के साथ कुछ जो है उनके यूज की चीजें रख देते थे। हड़प्पा सभ्यता में यह था, पारलौकिक जीवन की बात करते थे। पारलौकिक जीवन में यह होता था कि लोग मरने के बाद भी जीवन की आशा रखते थे कि जिंदा रहेगा और उसके उपयोगी चीजें रख दिया जाएगा। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से एक दफनाया गया है बकरे का चित्र मिला हुआ एक आदमी है, उसके साथ जो है बकरा दफनाया गया है। इसका मतलब है कि यह बकरे का उपयोग अगले जीवन में करेगा। तो यहां के लोग ये मानते थे, पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे, पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। ये पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे और इसीलिए कहते थे उनके उपयोग की चीजें जो है रख दी जाए। यानी मृत्यु के बाद भी जीवन पर विश्वास लोगों का था। परिवार के सदस्यों को मृतकों के सामान की आवश्यकता नहीं थी। यानी परिवार जो था, फैमिली था, मरने के बाद उनके सामान की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मृतकों के सामान उपयोग करने में अशुभ मानते थे, यह भी बात गलत है। मृतकों की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था, यह भी नहीं है। पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, जैसे मेहरगढ़ में मिला हुआ है। तो इस तरह से उनके विश्वास में क्या होता था, उनके उपयोगी की चीजें रख देते थे। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात है। इस तरह से क्वेश्चन आपके हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर चुने। लघु चित्र छोटे आकार का, लघु माने भी होता है छोटा। लघु माने क्या होता है? छोटे आकार के चित्र होते थे, सही बात है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते थे, ये भी। लघु चित्र का ही मतलब है कि वो कागज या वाटर कलर से कपड़े पर। जब आप छोटे बचपन में रहे होंगे या आज हैं, देखते थे कि हम लोगों को कागज पर कोई चित्र बनाना होता था तो सर पे ऐसे तेल से लपेट देते थे और चित्र पर रख देते थे, ऐसे बना देते थे। तो ये क्या है? वाटर कलर और कपड़े या कागज पर जो चिन्हित किए जाते थे वही है लघु चित्र। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों, पहले ताड़ के पत्तों या लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे, ये भी सही है। ये तीनों वाक्य सही है, ए बी सी ऑल इज करेक्ट। इसमें जो वाक्य सही है वो तीनों वाक्य सही है और तीनों पर आपको निशान लगाना है। इस स्टैंडर्ड का आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। गुरु नानक देव
ये क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। सिख धर्म, इन्होंने लंगर व्यवस्था किया था। इन्होंने एक लंगर व्यवस्था जो आज भी चलता है, लंगर व्यवस्था किया था और गुरु की बादशाही को मानते थे। इनका जो पवित्र स्थान था वो था धर्मशाला। धर्मशाला जो आज हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वही धर्मशाला पर इनका एक पवित्र स्थान था। आज देखेंगे तो इन्होंने, गुरु नानक जी ने, इनके बहुत सारे गुरु हुए, इनके बहुत सारे शिष्य हुए। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। इसके बाद इनके शिष्य हुए गुरु तेग बहादुर, और चाहे गुरु अंगद देव हो, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, और चाहे जो है ढेर सारे इनके शिष्य हुए, वो चाहे आपके तेग बहादुर हो या और हो। तो गुरु नानक ने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना किया था एक, और ये कहां पर किया था, इनका पवित्र स्थल क्या होता है, धर्मशाला है। धर्मशाला में इन्होंने पवित्र स्थल स्थापित किया था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। यहां पे देखते हैं, इस कथन को पढ़ें और इसका उत्तर दीजिए। कथन को पढ़ना है, ए और आर को पढ़ना है। विकल्प, लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद काल कहा जाने लगा। देखो, पहले क्या थे, कबीले थे। पहले कबीले के रूप में आए, कबीला थे। जब भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ तो कबीले के रूप में छोटे छोटे आए। कोई पुरु है, कोई उर है, कोई भरत कबीला है, छोटे छोटे कबीले के रूप में आए। ठीक है, ये कबीले क्या थे, ऐसे छोटे छोटे कबीले थे। ऐसे ये छोटे छोटे कबीले थे। और ये कबीला जो है आगे जन्म में हो गया। ये कबीला टूट कर क्या क्या हो गया, जन्म में हो गया। और ये जन आगे जाकर के कहां बन जाएगा, जनपद बन जाएगा। ये कबीला आगे जाकर के जन से क्या बनेगा, जनपद बनेगा, और जनपद से मिलकर के कहां बनेगा, महाजनपद बन जाएगा। महाजनपद, महाजनपद बना। तो जो आर्यों का आक्रमण हुआ कबीले के रूप में, कबीला क्या हुआ, जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद हो गया। यानी महाजनपद अगर आज के रूप में देखा जाए प्रेजेंट टाइप में, जिसे कमिश्नरी कहते हैं, और जनपद माने जिला, और एक जिले में कई गांव रहते हैं। ठीक है, और एक जिले में क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में गांव होते हैं। तो वही सिस्टम आज भी चला आ रहा है, गांव, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से और कमिश्नरी बनता है, वह महाजनपद है। जनपद मतलब महाजनपद, जो कई जनपद मिला करके महाजनपद बनते हैं। महाजनपद जो बनेगा इस तरह से बनेगा, कई जो है जनपद मिला करके बनते हैं, जिसे आप कई जनपद मिला करके महाजनपद बनते हैं, जिसे आज कमिश्नरी कहते हैं। एक कमिश्नरी में कम से कम 4 या 5 जिले होते हैं, जैसे बड़े छोटे हों, किसी में 5 जिले होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो कमिश्नरी टाइप का महाजनपद था। इसकी सूचना जो है बौद्ध जन से मिलती है, जिसमें खोडस महाजनपद की बात करता है, 16 महाजनपदों की बात करता है। बौद्ध ग्रंथों से हमें सूचना मिलती है, बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों से सूचना मिलती है कि महाजनपद था। और महाजनपद जो है किलेबंदी थी, और वहां पे सैनिक रखे जाते थे, और वहां से टैक्स लिए जाते थे। सैनिक रखे जाते थे, किलेबंदी थी, और जो किसान काम करते थे उनसे टैक्स लिए जाते थे।
पहली बार जो है बौद्ध और जैन काल में नियमित सेना रखी गई और उन्हें वेतन के रूप में दिया गया, वेतन के रूप में, और जो किसान थे उनसे टैक्स लिया जाने लगा। तो पहली बार जो है, जब हम वैदिक काल देखेंगे, यहां देखते हैं वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे बौद्ध और जैन, वैदिक काल, फिर बौद्ध और जैन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आएगा मौर्य काल, फिर इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हुआ। वैदिक काल में क्या होता था, इसमें नियमित सेना नहीं थी, दिखाई पड़ रहा है, इसमें नियमित सेना नहीं थी, इसमें नियमित सेना नहीं थी। दूसरी बात यह है, जब नियमित सेना नहीं थी तो टैक्स भी नियमित नहीं लिया जाता था, क्योंकि कृषि के उपज का हला 1/6 पार्ट लेते थे, लेकिन ऐसी कोई सूचना यहां नहीं मिलती है। यहां पे नियमित कोई सेना नहीं थी। राजा का चुनाव जो है अपना जो है सभा और ये करते थे ग्रामीण लोग। बौद्ध और जैन में आया तो यहाँ पे खोडस 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, और ये नियमित टैक्स लेंगे और नियमित सेना रखेंगे। ये सारे काम जो है यहां बौद्ध और जैन धर्म में होगा। ये जो क्वेश्चन है उसी बौद्ध और जैन धर्म पर आधारित है। तो बौद्ध और जैन धर्म के बाद हम जब देखते हैं, यहां पे पहला क्वेश्चन है, महाजनपद काल को कहने लगे, ये बात सही है, ऑप्शन ए सही है। सही तरीके से किलेबंदी की गई, सही बात है। सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करेगा। जो टैक्स लेते थे, जो नियमित सेना रखी गई थी, इसी के लिए जो है क्या गया, धीरे धीरे महाजनपद के रूप में विकसित होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये क्वेश्चन जो है बौद्ध और जैन महाजनपद काल से क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने अभी अभी देखा। निम्नलिखित कौन सी नई प्रणाली हाल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था? देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई व्यापार करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने किया था। उस समय भारत में शासन कौन था? उस समय भारत में अकबर शासन करता था। भारत पर जिस शासन था वो अकबर का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर भारत में आई, और यहां पर क्या हुआ, यहां का जो मशहूर था मसाले और कपड़े, दो चीजें फेमस थे, मसाले और कपड़े। तो वे व्यापार करने के लिए यहां भारत की तरफ देखे, और भारत में जब व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, तब क्या किए, यहां व्यापार जो सामान खरीदते थे उसके बदले उन्हें पैसा देना पड़ता था। पैसा नहीं था, उस पैसे का नाम था बुलियन। बुलियन देना पड़ता था। बुलियन जो है एक पैसे का ही स्वरूप है। यह भी आपके टीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बुलियन किसे कहते हैं? बुलियन जो है पैसा नहीं है, लेकिन पैसा जैसा काम करता है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बुलियन एक ऐसा रिमार्क है जो पैसा नहीं है डायरेक्ट, लेकिन पैसा जैसा काम करता है। जैसे आप डीडी देते हैं, बैंक ड्रॉप देते थे, ऐसे ही बुलियन में क्या करते थे, सोने और चांदी, सोना होता था या चांदी होता था, देते थे। सामान के बदले वो सोना और चांदी देते थे। सोना और चांदी दे करके यहां से कपड़े और मसाल खरीद करके विदेश ले जाते, अपने देश ले जाते थे, वहां ऊंचे दाम पर उसे बेच देते थे। लेकिन एक हिस्टोरिकन है जिसका नाम है प्लिनी। प्लिनी जो है बहुत विलाप करता है। प्लिनी कहता है कि यूरोपीय देश का एक प्लिनी है
जो ये कहता है, बिलाव करता है कि हमारे देश के लोग भौतिक चीजों में, ऐसा कोटेशन भी आ सकता है, हमारे देश के लोग भौतिक चीजों में, भौतिक चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं। ये रोने लगा, ये बिलाव करने लगा यूरोपियन कंट्री का प्लेन। ये भी आपका टीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा। बिलाव करने लगा, रोने लगा। उधर ब्रिटेन वाले का, सरकार का भी दबाव था कि यहां से, हमारे यहां से सोने और चांदी भारत में कम जाए, सरकार का दबाव पड़ने लगा था। इसी बीच जो है 1557 ईस्वी में ऐसे, ये भारत है, भारत में एक था मुंबई, एक है यहां पे चेन्नई, और एक है यहां पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तीन उनकी प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यहां पर क्या कहते थे, इन्होंने अपने कंपनी स्थापित कर दिए थे। मुंबई, चेन्नई और पश्चिम बंगाल, ये तीन जगह उनकी कंपनियां थी। अच्छा, कंपनी का मतलब जो आप समझते हैं वो है नहीं। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी का मतलब ये ऐसा एक स्थान, कंपनी का मतलब क्या होता है, एक स्थान जहां सामान खरीदकर रखे जाते थे, जहां सामान खरीद कर रखे जाते थे उसी का नाम था कंपनी। स्टोर रूम जैसे हम लोग कहते हैं, जहां पे सामान रखते हैं, ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ऐसा एक स्थान चॉइस किया था जहां से दूर दराज से सामान खरीद करके यहां इकट्ठा करते थे और फिर तटीय क्षेत्रों में ले जाते थे और पानी के जहाज से चले जाते थे। देखो, यहां से पानी की जहाज जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। ये तीन प्रेसिडेंसी थी और इन तीन प्रेसिडेंसी से उन्होंने क्या किया, अपने सामान को यूरोपियन कंट्री में ले जाते थे। तो कंपनी का मतलब ये होता है सामान खरीद कर रखने का स्थान को कंपनी कहते हैं। तो तीन प्रेसिडेंसीज थी इनकी। सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र उत्तर भारत है, सबसे ज्यादा जो उपजाऊ क्षेत्र है वो कहां है, उत्तर भारत है, गंगा यमुना का द्वाब है। सबसे ज्यादा कृषि यहीं पे होती है, इधर उतनी कृषि है नहीं, यहां पे है नहीं। तो उस समय कोई बिजनेस नहीं था, लोग खेती करते थे, उससे टैक्स लेते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले पश्चिम बंगाल में एक कंपनी स्थापित करने की सोच रही थी। कंपनी स्थापित करने का काम जो है, सबसे पहले वो सोची कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसा स्थान बना लें जहां पे सामान दूर दराज से खरीद कर वहां रखेंगे और फिर यहां से नाव लेकर चले जाएंगे। लेकिन जो है औरंगजेब जो है, जब यहां पे पश्चिम बंगाल में इन्होंने एक कंपनी थोड़ी स्थापित की और औरंगजेब से इन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी करवाया मुगल शासक से कि हम जो है बिना टैक्स के व्यापार करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब पश्चिम बंगाल स्वतंत्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल स्वतंत्र हो जाने के बाद सिराजुद्दीन दौला का शासन आएगा। इस पश्चिम बंगाल में किसका शासन आएगा, सिराजुद्दीन दौला। सिराजुद्दीन दौला का शासन आएगा और पश्चिम बंगाल जो है मुर्शीद कुली खां मुगल शासक से स्वतंत्र करा लेगा। बंगाल जो है मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां पश्चिम बंगाल को मुगल से शासन से स्वतंत्र करा लेगा, मुर्शीद कुली खां। उसी का आगे जो वंशज होगा सिराजुद्दीन दौला होगा। सिराजुद्दीन दौला के समय क्या हुआ
कि मुगल शासक से ये औरंगजेब से ले लिए थे कि हम जो है फरमान जारी कर दिया था कि हम जो है बिना जो है टैक्स के कंपनी व्यापार कर सकते। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुआ, जो उन्होंने कंपनी को दिया था उसमें कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी अपना निजी बिजनेस करने लगे बिना टैक्स के। सरकार का रेवेन्यू गिर गया। उस समय तब आया गुस्सा जब सिराजुद्दीन दौला का शासक था। उन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल में 3 क्षेत्र उन्होंने मांगा था, जिसमें एक था कोलकाता, वहां पर कंपनी बसाया था। सिराजुद्दीन दौला ने कहा कि भाई जो आप लोग फ्री व्यापार कर रहे हो उससे हमारा राजस्व गिर रहा है और ये लोग टैक्स चुकाने के एग्री नहीं थे। सिराजुद्दीन दौला अपनी सेना लेकर गया और इन्हें मार करके फुल्टा द्वीप पर भेज दिया। और ताला जो इनकी कंपनी थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी में ताला लॉक किया, ताला जड़ दिया और अंग्रेजों को मार करके भगा दिया। अंग्रेजों को पश्चिम बंगाल से निकाल दिया। फुल्टा द्वीप पर जाकर के इन्होंने रात भर शरण ली। इसके बाद यह समाचार ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी से तुरंत जो है फौरन आया, आदेश आया कि चेन्नई में लॉर्ड क्लाइव था। चेन्नई में लॉर्ड क्लाइव था। आदेश आया कि लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में तुरंत सेना पश्चिम बंगाल पहुंचे। जो है पश्चिम बंगाल में सेना पहुंचती है वो था 1757 था और प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आपस में लड़ गई। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में चेन्नई से यह क्लाइव की सेना और इधर सिराजुद्दीन दौला की सेना दोनों आ गई। इस प्लासी के मैदान में कौन कौन लड़ा था? एक था सिराजुद्दीन दौला और दूसरा पार्टी था क्लाइव। कहानी बता दी क्यों लड़ाई हुई। जो है सिराजुद्दीन दौला जो है इनको निकाला पश्चिम बंगाल से और जो कंपनी था उसमें ताला लगाया और उनको पश्चिम बंगाल को द्वीप से हटा करके फुल्टा द्वीप पर रात भर से बड़ा मच्छर काटे। उन्होंने आदेश भेजा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत फौरन चेन्नई प्रेसिडेंटी को आया। चेन्नई प्रेसिडेंटी में उस समय वर्तमान में लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई। 1757 का वो दिन था जब प्लासी के मैदान में दोनों आकर डट गए। प्लासी कहां है? ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है प्लासी। प्लासी क्यों नाम पड़ा? एक पलास का पेड़ आता है जिसमें लाल फूल होते हैं, इसमें लाल फूल लगते हैं, इसलिए इस पलास को अग्नि का पेड़ भी कहते हैं। इसे अग्नि का पेड़ भी कहते हैं। देखेंगे कि लाल 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 फूल रहेगा। तो उसी प्लासी का खूब बगीचा था, उसी में दोनों सेनाएं आके डट गई। इधर जो है लॉर्ड क्लाइव बहुत होशियारी दिखाया। सिराजुद्दीन दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर जो है सेनापति था किसका? सिराजुद्दीन दौला का। लॉर्ड क्लाइव ने चालाकी से सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव इसी मीर जाफर से मिलता है और मीर जाफर को यह आश्वासन देता है कि अगर हम बंगाल जीत गए तो तुम्हें सिराजुद्दीन दौला के स्थान पर नवाब बना दिया जाएगा। लॉर्ड क्लाइव जब इसे सुपारी देता, जिसे कहते हैं मीर जाफर को, और मीर जाफर से कहा गया कि अगर सिराजुद्दीन दौला हारता है तो तुम्हें मैं यहां का नवाब बना दूंगा। प्लासी के मैदान में लोग लड़ ही रहे थे। 2 बजे तक ये पूरा आश्वासन हो गया था कि क्लाइव हार जाएगा और सिराजुद्दीन दौला की सेना मेहनत से लड़ रही थी और मीर जाफर की सेना चुपचाप मार के खड़ी थी। इस मीर जाफर की जो सेना थी, इसके अंदर में जो सेना थे, सेना चुपचाप खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी।
और सिराजुद्दीन दौला का सेना मेहनत से लड़ रही थी। हुआ ये कि शाम होते होते वही हुआ कि सिराजुद्दीन दौला जो है मैदान छोड़ के भाग गया और कलायू की विजय हुई। जो है कलायू की विजय हुई, मीर जाफर को क्या किया गया, अपने शर्तानुसार वहां का नवाब बना दिया गया। अब जब मीर जाफर वहां का शासन बना, तो मीर जाफर के शासन के बाद मीर जाफर बना। मीर जाफर जो है नवाब बना सिराजुद्दीन दौला के बाद। लेकिन यह एक कठपुतली शासक था। जितना ब्रिटेन वाले कहते थे उतना इन्हें मानता था, लेकिन राजस्व यहां पे बंगाल में कमी होने लगी। तो इन्होंने राजस्व जब कमी होने लगी तो इन मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को लाया। लेकिन मीर कासिम जो है फिर वही बात थी, उन्होंने क्या किया, राजस्व कम हो रहा था मीर कासिम का, और जो है हुआ क्या कि जो सरकार का राजस्व कम होने लगा, ये लोग व्यापार फ्री करने लगे, टैक्स वसूलने लगे। अब ये हुआ मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर लाया। अब जो है फिर मीर जाफर आएगा, मीर जाफर, फिर मीर जाफर आएगा, इसको हटाएंगे फिर मीर जाफर को लाएंगे, और वो दिन आ जाएगा 1764 का युद्ध, जिसमें बक्सर के युद्ध में लड़ेंगे लोग। बक्सर का युद्ध में दोनों सेनाएं फिर आमने सामने खड़ी हो गई। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक मीर जाफर की, और एक अवध के नवाब की, और एक जो है मुगल बादशाह। इसके तरफ से तीन सेनाएं थी, मीर जाफर, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। तीन सेनाएं इधर मीर जाफर की तरफ से, उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं, दोनों आमने सामने बक्सर के युद्ध में आ गई। बक्सर के युद्ध के बाद तीनों सेनाएं हार गई, और तीनों सेनाएं जब भाग खड़ी हुई तब यह निश्चित हो गया कि अब जो है भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी, क्योंकि कोई राजा ऐसा नहीं था दमदार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना कर सके। अब यह बक्सर के युद्ध के बाद ये हो गया कि भारत में शासन कौन करेगा, वो करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है का शासन करने के साथ साथ उनका एक ही मोटिव था कि कैसे लोगों से टैक्स लिया जाए। और टैक्स कहां से आएगा, कृषि से आएगा। खेती होती थी और खेती से टैक्स लेते थे। तो खेती से कैसे टैक्स ले, इसके बारे में उपाय बताया कि भारत में ये एक व्यवस्था थी। एक तो पश्चिम बंगाल था, एक था चेन्नई, और एक है पंजाब और उसके आसपास। ये तीन जगह था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर टैक्स लेने जाती तो यहां के लोग जो है विरोध करते। इन्होंने क्या किया था, राजस्व व्यवस्था अप्लाई किया था, राजस्व व्यवस्था किया था, और इसी को कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था। इसका नाम था भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने अप्लाई किया था। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था। जमींदारी व्यवस्था जिसे कहते हैं, यहां पे दिया होगा अस्थाई बंदो परमानेंट सेटलमेंट। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ये कहा था, बंगाल में था। लाया किसने था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। इसमें था क्या कि लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करती थी, पूरे जमीन की नीलामी कर देते थे। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का राज्य शामिल था। अस्थाई बंदोबस्त में बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, उस समय बंगाल था,
ये तो 1905 ईस्वी में बंटवारा होगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इतने लोग शामिल थे। क्या हुआ कि पूरी जमीन की नीलामी कर दी जाती थी 1 साल के लिए, और जब 1 साल के लिए नीलामी की जाती थी तो इतने वाले पार्ट में जो जमीन थी 1 साल के लिए नीलामी होती थी। 1 साल के लिए नीलामी होती थी और नीलामी होने के बाद उतना पैसा बोली लगता था। जो राजा जितना बोली ज्यादा लगाता था उसे 1 साल के लिए पूरे क्षेत्र, इतना क्षेत्र जो है दे दी जाती थी जमीन। उसमें राजा क्या करता था, टैक्स लेता था, और जो टैक्स लेता था 1 साल में क्या करता था, अस्थाई बंदोबस्त में जो टैक्स होता था वो कुछ इस तरह से था कि जो जमींदार था वो टैक्स वसूलता था और टैक्स वसूल करके 10/11 भाग खजाने में जमा करता था, खजाने में जमा करता था, खजाने में जमा करता था, और 1/11 भाग अपने पास रखता था, अपने पास रखता था। जमींदारी व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल में था, और इस तरह से आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने व्यवस्था किया था। सूर्योदय का नियम भी इसमें लागू था। जिस ड्यू डेट को शाम होते होते पूरे टैक्स जमा करता होता था, नहीं तो पूरी जमीन आपकी छीन ली जाएगी। तो जमींदारी व्यवस्था जो है यहाँ पे उत्तर भारत में इसलिए सक्सेस हुआ कि उत्तर भारत में जो समाज है वो 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर उच्च वर्ग, सबसे ऊंचे उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग और फिर निम्न वर्ग। 3 भागों में समाज बटा हुआ था। इन्हीं 3 भागों का उत्तर भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था किया था, और जिससे टैक्स इस तरह से वसूला जाता था। इसके बाद जो व्यवस्था थी चेन्नई में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखो रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान क्या करता था, सीधे अपना पैसा जो है ले जा करके टैक्स के रूप में जमा करता था, सीधे अपना पैसा ले जा करके टैक्स के रूप में जमा करता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स के रूप में क्या होता था, अपना पैसा जो है सीधे ले जा करके ऑफिस में जमा करता था, और वहां पर एक उसे पर्ची मिल जाती थी कि आपने टैक्स जमा कर दिया है। यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था चेन्नई में थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसने लागू किया था उसका नाम था लॉर्ड मुनरो। यही एक शासक है जिन्होंने वहां के लोगों पर चंदन लगाना और कान में बाली पहनने पर रोक लगाया था। चेन्नई में क्या किया था, जो लोग ब्राह्मण लोग चंदन लगाते थे, जो बाली पहनते थे, उस पर रोक लगा दिया था। एक क्वेश्चन ये है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने लागू किया था। इसमें किसान जो है सीधे ऑफिस में टैक्स देते थे, सीधे ऑफिस में टैक्स देते थे, और उसके बदले रसीद मिलता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसलिए प्रचलित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था कि यहां का जो समाज था 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो उच्च वर्ग और दूसरा जो है निम्न वर्ग। दक्षिण भारत में समाज में 2 ही व्यवस्था थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इसलिए यह व्यवस्था यहां पे सक्सेस हो गई। तीसरी व्यवस्था जो है पंजाब और उसके आसपास थी। पंजाब और उसके आसपास से, जिसे हम कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था थी पंजाब और उसके आसपास व्यवस्था। इसे लागू करने वाला हॉल्ट मैकेंजी है। इसको लागू करने वाला
हाल्ट मैकेंजी है। इसको लागू करने वाला हाल्ट मैकेंजी है। इसमें क्या होता था कि गांव का जो मुखिया होता था वह टैक्स वसूल कर जमा करता था। वह टैक्स वसूल कर जमा करता था। यह था महालवाड़ी व्यवस्था। यहां महाल में बटे हुए थे। समाज जो है महाल, जिसका महाल मतलब महालवाड़ी का मतलब जैसे हम लोग सरपंच कहते हैं, एक गांव का मुखिया होता था, वही ले जाकर के जमा करता। तो आज हम लोग यहां तक देखें जो क्वेश्चन का डिस्कशन किए। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी लेवल का है। प्री लेवल का ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेंस में हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस का जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसी के बाद समाप्त करेंगे अपन। क्वेश्चन जो है मेंस का लिखिए। क्वेश्चन मेंस के लिए आप एक क्वेश्चन लिखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यह आपका मेंस का क्वेश्चन है। टीजीटी एलटी ग्रेड एक क्वेश्चन आपको दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भू राजस्व व्यवस्था क्या है, जो अभी आपको समझाया है कि जमींदारी और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, उसी को डेट वाइज बढ़िया सा आप लिख करके और कैसे चेक कराएंगे, क्योंकि आप जो लिखेंगे आपको मालूम नहीं होगा कि कहां गलती है कहां सही है। इसको जो लिखना है वो 250 शब्द में लिखना है। समय सीमा है 250 शब्द में समय सीमा दिया गया है। अगर आप इसको भेजेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे और यह है 7678480400। इस पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पे आप भेजेंगे लिख करके, और तब मैं आपको करेक्शन करके बताऊंगा कि आपको और कैसे बेहतर लिखना चाहिए, जो आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस के लिए भी जुड़े रहिए और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़े रहिए, और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।